नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मथुरा के नंद बाबा मंदिर में मुस्लिम युवकों द्वारा नमाज पढ़ने के बाद अब यहां की एक मस्जिद में मंगलवार को 4 युवकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनन फानन में हनुमान चालीसा पढ़ने वाले युवकों को गिरफ्तार किया। मामला थाना गोवर्धन क्षेत्र की मस्जिद का है। इस मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले आरोपियों के मुताबिक उन्होंने भाईचारा बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का कहना है कि जब मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है तो मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ क्यों नहीं। वहीं बागपत में एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का भी वीडियो सामने आया। इस वीडियो में मनुपाल बंसल नाम का शख्स मोबाइल में हनुमान चालीसा बजाकर बैठा है। उसने ऐसा क्यों किया, हालांकि अब तक इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। उधर आगरा में भी एक मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला सामने आया, जहां पर एक युवक हनुमान चालीसा पढ़ता दिख रहा है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, सवाल इस बात का है क्यों आखिर नमाज पढ़ी गई। और नमाज पढ़ने वाले ने जब यह तर्क दिया था हिरासत में ले जाने के पहले कि मैंने भाईचारे को बिगाड़ने के लिए नहीं बल्कि सौहार्द बढ़ाने के लिए यहां पर नमाज पढ़ी है, और उसी के बाद हनुमान चालीसा पढ़े जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, इसमें राजनीति भी दखल दे चुकी है। हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान मौजूद है, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। बहुत स्वागत है चौधरी साहब आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। चौधरी साहब, इस पूरे प्रकरण की शुरुआत जहां से होती है मैं भी वहीं से शुरू करूंगा। आखिर क्या वजह थी और क्या मकसद था कि जाकर मंदिर में कोई नमाज पढ़े और बाद में यह कहे कि सौहार्द बढ़ाने के लिए हमने ऐसा किया, और वहां पर स्पष्ट यह हो रहा कि छलावा हुआ था, बाहर कुछ और बोला गया और अंदर जाकर काम कुछ और किया गया। देखिए, सीधी बात यह है, ये षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र है। ये बहरूपिये हैं जिन्होंने ये प्रत्येक धर्म के एक रीति रिवाज हैं, प्रत्येक धर्म का एक नियम कायदे हैं। बिल्कुल, कोई भी पहला उदाहरण ऐसा नहीं है कि जहां कहीं मंदिर में नमाज अदा की हो। इनके यहाँ स्वयं इनके इस्लाम धर्म में ये है कि जहां जिस जगह पे इनकी मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, हमारे मंदिर में मूर्ति पूजा होती है। और वो भी ऐसा मंदिर था भगवान कृष्ण का और नंद बाबा का, राधा रानी उसमें विराजमान है, बलराम जी और जशोदा मैया विराजमान हैं। तो वहां इनके इस्लाम धर्म के मुताबिक भी ऐसी जगह पे नमाज नहीं अदा की जा सकती जी। ठीक है चौधरी साहब, इसलिए क्या ये कुछ लोगों की गलत हरकत है, आपकी बात से मैं ये समझूं, या इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो उनका कोई और भी आका है, किसी के कहने पर प्रायोजित तरीके से जानबूझकर यह हुआ? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता है कि इनके पीछे आका हिंदुस्तान के हैं या बाहर के हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं एक वो नमाज जो अदा हुई वो नमाज का टाइम नहीं था। मैं कल स्वयं उस मंदिर में गया जी। मैंने उस व्यक्ति को भी बुलाया जो वहां एक इस्लाम धर्म का ही व्यक्ति था, जिसने उनसे ये कहा उस समय भी कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा नमाज अदा कर रहे हैं। उसने कहा है कि ये नमाज का कौन सा वक्त है, इसलिए ना तो वो नमाज का वक्त था, ना नमाज इतनी जल्दी अदा होती है कि उन्होंने आधा मिनट और 1 मिनट में ही पूरा खेल कर दिया। ठीक है, इसलिए उनका ये कहना बिल्कुल 100% गलत है। उनकी भाईचारे का कोई इंटेंशन नहीं था, ये एक गहरा षड्यंत्र है। चौधरी साहब, आप खुद वहां पर गए थे जैसा आपने बताया, और आपने बातचीत भी की होगी और तमाम तरीकों से उन चीजों को समझा होगा। आप कह रहे हैं कि ना तो वो वक्त सही था नमाज के लिए और ना ही वो जगह थी, क्योंकि खुद इस्लाम में भी ये सारी चीजें तर्क के तौर पर दी जाती हैं। जब भी इस पर अगर कोई चर्चा होती है, मंदिर मस्जिद नमाज कहां पढ़ना है, कौन सी जगह होनी चाहिए, ये सारी बातें इस्लाम कहता है। उनके तमाम जो धर्मगुरु हैं वो बताते हैं, मौलाना बताते हैं। यहां पर आपको क्या जानकारी मिली कि चंद मिनटों में आखिर वो क्या मकसद था और वो क्या इंटेंशन था उन तमाम लोगों का कि वो एक बड़ा कोई बवाल करवाना चाहते थे
और उससे क्या वाकई कुछ और कनेक्शन जुड़ पाए हैं? जैसा आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि देश के अंदर या देश के बाहर से ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि आपने तो उसको इंटरनेशनल मामला बता दिया। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये नहीं पता कि उनके पीछे कहां की और कौन सी ताकतें हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा एक नमाज का वक्त नहीं था जी, वो स्थान नमाज के लिए उचित नहीं था। ठीक है। तो फिर ये नमाज अदा वहां करके और उन्होंने स्वयं ही वीडियो बनाई और वीडियो स्वयं ही उन्होंने वायरल की। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए और ब्रजभूमि जो प्रेम की प्रतीक मानी जाती है उसमें एक गहरे षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया गया है। चौधरी साहब, जो मुख्य व्यक्ति था उसका क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? क्योंकि उसने तर्क दिया कि भाई मेरा मकसद था सौहार्द बढ़ाना और मैं वहां पर गया, बकायदा मैंने बातचीत की, मैंने प्रवेश किया, सबको पता था, उस मंदिर के पुजारी को पता था, मौजूद लोगों को पता था, तो फिर आखिर आपत्ति किस बात की है? मैं तो सौहार्द बढ़ा रहा था। क्या कोई पॉलिटिकल इंटेंशन या कनेक्शन है? नहीं, यदि वो सौहार्द बढ़ा रहे थे तो क्या नमाज के लिए वो स्थान उचित था? क्या वो वक्त नमाज का था? और उन्होंने स्वयं वीडियो वायरल क्यों किया? तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो उनके षड्यंत्र को दर्शाती हैं। इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि जैसे वो सोने का मृग बन के मारीच भगवान राम को छल रहा था जी, उसी तरह से इन्होंने भी चार चौपाई बोली और इस तरह की बातें की, चिकनी चुपड़ी। और मुझे तो यहां तक भी पता चला है कि जो मुख्य मुलजिम फैजल खान पकड़े गए हैं जी, ये स्वयं शाहीन बाग के उसमें थे, अनशन में रोज देखे जाते थे वहां। तो शाहीन बाग के अनशन में जिन लोगों ने ये कार्य किया हो उनसे भला हम ये उम्मीद कर सकते हैं एक वो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए हमारे मंदिर में नमाज पढ़ रहे थे। फैजल खान का आप जिक्र जब कर रहे हैं वही मैं पूछ रहा था। चौधरी साहब, यहां पर क्या उस एक व्यक्ति का इतना बड़ा कद है कि वो इस तरीके से सौहार्द बढ़ाने के नाम पर छलने का काम करे और माहौल को तनावपूर्ण कर दे? या फिर जैसा आपने खुद कहा और हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि सीए के प्रोटेस्ट के दौरान शाहीन बाग हो या कई जगहों पर यह शख्स दिखाई दिया, किसी संगठन से जुड़ा हुआ है? अभी तक चूंकि आप लोग सरकार का हिस्सा हैं, आप लोगों ने जानकारी ली होगी और ये आप लोगों की जिम्मेदारी और तब बढ़ जाती है जब अगर इंटेंशन किसी की गलत हो और उससे सरकार की छवि पर असर आए या फिर माहौल खराब हो। तो आपने अपने स्तर पर भी अधिकारियों से बातचीत की होगी। क्या किसी संगठन से जुड़ा यह शख्स है? पॉलिटिकल व्यक्ति है? किसी खास तौर की पार्टी से जुड़ा हुआ है? कोई एक पार्टी से इसका सीधा कनेक्शन आपकी जानकारी में? देखिए, ये एक विधिक प्रक्रिया के अंदर है। आप जैसे ही इनको कल कोर्ट लाया गया, ये कोरोना पॉजिटिव थे, इसलिए उनको प्रशासन अपने तरीके से ये सारी पूछताछ कर रहा है और जो कुछ होगा वो सब सामने आएगा। लेकिन ये मैं बड़ी दृढ़ता पूर्वक कह सकता हूं और साफ शब्दों में कह सकता हूं, एक उस शख्स ने माहौल को बिगाड़ने के लिए ही ये कार्य किया, नमाज अदा की। उनका कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो सकता जो सांप्रदायिक सौहार्द का हो। ये एक ब्रजभूमि की शांति व्यवस्था को भंग करने की सरकार के खिलाफ ये एक गहरी साजिश है। ठीक है, सरकार के खिलाफ ये गहरी साजिश है। हालांकि अब न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। आपने कहा कि वहां से ही चीजें निकल कर आए तो ज्यादा बेहतर होगी। मैं इस पर रोकूंगा भी नहीं, आपको टोकूंगा भी नहीं, क्योंकि वाकई वो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो वो उनका अपना अधिकार है, उसके तहत ही चीजें आए। लेकिन चौधरी साहब, जैसा आपने कहा कि लोगों ने भी बताया, आपने खुद समझा और खुद देखा जाकर कि वो वक्त नहीं था नमाज का। अगर मान भी लें कि भाई सौहार्द बढ़ाने गए थे या कोई और वजह थी, तो वो वक्त नहीं था नमाज का। अब यहां पर उधर से तर्क यह भी आ सकता है कि नहीं भाई, सौहार्द बढ़ाना मकसद हो तो कभी भी नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन आप एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, सरकार का हिस्सा है, कि आपको लगता है कि ये जो वक्त चुना गया, साजिश के तहत चुना गया, उसका कहीं चुनाव से कोई कनेक्शन है? ये वक्त और ये इसका असल मकसद था?
देखिए, इनके यहाँ इस्लाम धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये किसी भी उसमें नमाज बेवक्त अदा करें। बेवक्त अदा करने का इनके यहाँ कोई प्रावधान नहीं है जी। हमारे सनातन धर्म में ये प्रावधान है कि हम 24 घंटे भजन कर सकते हैं, किसी भी स्थान पे कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन इस्लाम धर्म में ये नहीं है, एक जब वक्त ना हो तब नमाज अदा हो। तो ये वक्त क्यों चुना गया, यही मैं पूछ रहा हूं चौधरी साहब। चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि ये वक्त बिना वक्त चुना गया या जानबूझकर ये वक्त चुना गया? ये जानबूझ के वक्त चुना गया। इलेक्शन से कोई रिलेशन आपको लगता है कि हाँ, चुनावी माहौल चल रहा था उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव, उसके साथ साथ तमाम अन्य जगहों पर, उससे कहीं इसका कनेक्शन आप जोड़ पा रहे हैं? आपको लगता है कि यह मकसद भी हो सकता है? देखिए, ये एक स्वाभाविक बात है कि जब सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है या इस तरह की घटनाएं कहीं होती हैं तो निश्चित रूप से चुनावों पे उन बातों का फर्क तो होता ही है। चुनावों पे फर्क तो पड़ा ही करता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक गहरी साजिश है और मथुरा जिले के जिला प्रशासन ने, आपको मालूम है जब हाथरस की घटना हुई उस समय भी वहां पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और तब से और हमारा प्रशासन सजग था एक कहीं कोई इस तरह की बात न हो जी। तो इसलिए और इनको भी आपको मालूम है कि एफआईआर होने के 24 घंटे के अंदर अंदर मुख्य मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया और जो शेष मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। तो ठीक है चौधरी साहब, अब यहां पर दूसरा पहलू मैं चाहूंगा कि उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूं और आपकी जिम्मेदारी चूंकि बनती है, ना सिर्फ आप राजनीति के वरिष्ठ व्यक्ति हैं बल्कि सरकार में एक अहम जिम्मेदारी भी आपकी है, सरकार का हिस्सा भी है। आप कहते हैं कि वो वक्त नहीं था, इस्लाम में ऐसा है भी नहीं कि बेवक्त नमाज अदा कर दें या फिर इस जगह पर, ऐसी जगह पर जाकर आप नमाज पढ़ लें, साजिश है। चलिए मान लिया गहरी साजिश है, जांच करेगी पुलिस, महकमा जांच करेगा और न्यायिक प्रक्रिया के जरिए वो छनकर बातें बाहर आएंगी। अगर गलत था, इंटेंशन वहां पर गलत था तो फिर सजा भी मुकर्रर हो सकती है। लेकिन जो कई और तस्वीरें आनी शुरू हो गई, हनुमान चालीसा अलग अलग जगहों पर जाकर जो लोग पढ़ने लगे, अब सवाल यह उठ रहा है कि उनका क्या मकसद है। एक व्यक्ति ने साजिश की, किसी के भी कहने पर या कोई संगठन से जुड़कर उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले रही, पुलिस काम कर रही, न्यायपालिका में मामला है। ये जो लोग खुलकर कई जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, माहौल तो इससे भी खराब होगा और इस पर भी आप ही की जिम्मेदारी है कि इन चीजों पर भी निगरानी आप रखें। देखिए अतुल जी, किसी भी एक्शन का रिएक्शन एक स्वाभाविक चीज है। ठीक है, ये इस तरह का कोई भी जब कार्य होता है तो वो रिएक्शन भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। सर, एक्शन का रिएक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक एक्शन का एक रिएक्शन हो तो समझ में आए। यहां पर सीरीज ऑफ एक्शन होने लगे, अलग अलग जगहों पर हनुमान चालीसा की पाठ करने लगे लोग। इन लोगों को तो कम से कम समझना होगा ना, इससे भी माहौल खराब हो सकता है। जिस चीज को सरकार खत्म करना चाहती है, जो आपका इंटेंशन है, जिस चीज को लेकर पुलिस सख्त है, जिस चीज को लेकर न्यायपालिका में मामला जा चुका है, वहां पर अगर सीरीज ऑफ एक्शन होने लगे तो फिर भी आप ही की जिम्मेदारी बनेगी और माहौल इससे भी खराब हो सकता है। हाँ, निश्चित रूप से लेकिन ऐसा होता है, आपने देखा धारा 370 तो कश्मीर से हटी थी, लेकिन उसका रिएक्शन बहुत से लोगों ने या कहीं जगह जगह कहीं कुछ प्रदर्शन भी किया, कहीं तोड़ फोड़ भी कर दी। तो ऐसे एक्शन का रिएक्शन तो हो जाता है। मैं इतना ही कहूंगा, एक आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए कठोर कानून व्यवस्था हमारी चुस्त दुरुस्त है और इस तरह की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो सकती। जो सांप्रदायिक सौहार्द को कोई बिगाड़ दे या कोई भी सरकार के खिलाफ जो साजिश है उसको कामयाब नहीं होने देंगे किसी कीमत पे। लेकिन चौधरी साहब, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, आप इसको स्वीकार भी कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी हम करके दिखाएंगे, निभाएंगे।
वहां पर कई तर्क ऐसे आने लगे कि आज जिस चीज को लेकर इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया गया, इसके पहले भी तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई। ताजमहल, तेजो महल है, और वहां पर जाकर भी कई बार पूजा पाठ की कोशिश की गई। शुरुआत वहां से हुई, इसका उदाहरण दिया जा रहा, और सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें भ्रामक फैलाई जा रही हैं। आप लोगों की भी निगरानी होगी, इंटेलिजेंस भी उसको देख रहा होगा, लेकिन यह तर्क दिया जा रहा है कि आपने तो कई बार किया है, यानी उस पक्ष ने तो कई बार किया है। यहां पर उसी का एक रिएक्शन था जो इस एक शख्स ने या उसके साथ जुड़े लोगों ने किया। मैंने बताया ना कि कभी कभी इस तरह की जब बातें होती हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द उस समय तनावपूर्ण हो जाता है, और इसलिए उस समय जो भी सरकारें होती हैं उनका फर्ज यही होता है कि वो शांति सौहार्द बनाने के लिए उस पर कार्रवाई करे। ठीक है चौधरी साहब, अब इस पूरे प्रकरण में दो तीन चीजें थी जिसको आपने साफ कर दिया है, लेकिन अंततः बात षड्यंत्र पर और साजिश पर आकर अटक जाती है। क्या अभी तक सरकारी स्तर पर आप लोगों की जानकारी में कुछ ऐसे इनपुट निकल कर आए हैं जो जांच की प्रक्रिया में है, जिस पर जांच चल रही है, कि इस तरीके से कुछ और भी लोग हैं जो कि भविष्य में आकर इस तरीके का काम करें? क्योंकि एक दो बयान को मैं अब यहां पर जोड़ूंगा। एक शख्स ने ऐसा कृत्य किया, उसका रिएक्शन कई जगहों पर चालीसा के तौर पर दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि हां इसमें इंटेंशन गलत था, चलिए मान लिया, लेकिन कई बयान है। नाहिद हसन वो सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप लगाते हैं और धमकाते हैं लोगों को चुनावी दौर में कि अगर आप ऐसे ही रहे तो पुलिस वाले आएंगे, आपके घर में घुसेंगे शराब पीकर और फिर बहन बेटियों की इज्जत तार तार कर देंगे। इस तरीके के बयान क्यों आना अचानक से शुरू हो गए, और फिर उसी के साथ उसका रिएक्शन आना भी शुरू हो गया? सिर्फ चुनावी समर में, या इससे इतर कुछ लंबा चल रहा है आगे के लिए? उस पर भी आपको ही निगाह रखनी होगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए आदरणीय योगी जी को पूरा देश जानता है। पहली बार ऐसा हुआ, एक उपद्रवियों ने जहां बसों में आग लगाई, जहां सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाई, वहां उनकी जमीन जायदाद और उनके मकान और उनके घर से उस संपत्ति की वसूली की गई। तो इसलिए योगी जी और योगी जी की सरकार पूरी तरह सतर्क है। कहीं इस तरह की, जहां मैं आपने एक नाम लिया, मैं उस नाम को दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं इतना ही कहूंगा कि इस तरह के अनेक तत्व हैं जो इस तरह की बातें हमेशा करते रहते हैं, जो इन्होंने अपनी दुकान, राजनीतिक दुकानें खोल रखी हैं, इस तरह की बातें ये करते हैं। देखिए, हिंदू स्वभाव से दयालु होता है। कभी कोई भी हिंदू किसी की बहन बेटी को घर में जाके बेइज्जत नहीं कर सकता। ठीक है, मैं इसलिए बस इतना ही कहूंगा आपसे, एक जो उन्होंने बयान दिया है वो पूरी तरह से तर्कहीन है और तथ्यहीन है। ठीक है चौधरी साहब, अब चूंकि कुछ दिन के बाद से उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर हम देखें तो वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो कि 22 से जुड़ती है। आप समझ रहे होंगे मैं इलेक्शन का ही जिक्र कर रहा हूं। वहां पर इस तरीके के तमाम लोग होंगे जो कि अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर आप खुद कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर, एक प्रतिनिधि के तौर पर इसको साजिश करार दे रहे हैं, तो ऐसी तमाम साजिशों की आशंका बरकरार है। उसको लेकर क्या अब सरकार ने कुछ नई प्रक्रिया शुरू की है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर वो सवाल बढ़ते चले जाएंगे, और अगर उसमें इस तरीके से रिएक्शन आने शुरू हो गए तो दबाव दो तरफा आप पर होगा। आप तो चाह रहे हैं कि माहौल शांत रहे, जैसा आप कह रहे हैं, सरकार उसमें लगी है, तंत्र उसमें लगा है, लेकिन कोई एक एक्शन हो और फिर रिएक्शन लगातार होने शुरू हो जाए तो धीरे धीरे करके वो एक बारूद का गोला बनता चला जाएगा। और चुनावी समर में अक्सर ऐसे ही विस्फोट के लिए गोले तैयार किए जाते हैं। देखिए अतुल जी, मैंने बताया जैसे एक बहुत से लोगों की प्रवृत्ति रही है, एक जब वो सत्ता में आ जाएं तो आतंकवादियों को जेल से रिहा कर दें। बहुत से लोगों की प्रवृत्ति रही है, एक पुलिस अधिकारियों को बैठ के गाड़ियों पे शहरों में घुमा दें, बोनट पे बैठा के। ठीक है, ये बहुत से लोगों की प्रवृत्ति रही है।
हम सुना करते थे एक सरकार में ऐसे लोग थे एक जो यहाँ फिरौती हुई कोठियों में तय की जाती थी, लेकिन कानून व्यवस्था के संबंध में आज पूरा देश ये मानता है कि जब से आदरणीय योगी जी आए हैं तब से बहन बेटी का सम्मान भी सुरक्षित है, जब से योगी जी आए हैं उद्योगपति भी सुरक्षित है, छात्र और छात्राएं भी अपने घर आराम से पढ़ के आती हैं। तो इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कोई भी कठोर से कठोर कदम उठाएंगे। ठीक है, 2-3 आखिरी सवाल सर, बहुत संक्षेप में ही। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि सरकार कठोर कदम उठाने से भी नहीं हिचकेगी और प्रदेश की जनता के प्रति वो जवाबदेह है। आप कह रहे हैं कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग कौन है? किसी एक खास पार्टी और नेता पर आप निशाना साध रहे हैं? क्योंकि यहां पर चौतरफा हमला हो रहा और पिछले चुनावी दिनों में हमने देखा कि एक होड़ सी मच गई विपक्ष में भी। वहां पर मायावती और उनकी पार्टी का रुख भी दिखाई दिया। राज्यसभा चुनाव के पहले की हलचल भी हमने देखी, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, वो तो अच्छी बात है। लेकिन फिर उसके बाद दो तरफा प्रहार एक सपा और एक कांग्रेस की तरफ से हुआ कि स्पष्ट हो गया यही हमारा मकसद था, बीजेपी को एक्सपोज करना कि बीएसपी उसकी सपोर्टिव पार्टी है। अब यहां पर भविष्य में क्या उस नूरा कुश्ती का फायदा आप उठाने की कोशिश में हैं, या आपका एकला चलो संदेश जनता के लिए अभी भी क्लियर है कि आप जनता के ही साथ हैं और अकेले हैं? देखिए, नूरा कुश्ती की जहां बात है वहां आप 2019 के लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी नूरा कुश्ती नहीं करते। हम तो आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए जिन्हें नूरा कुश्ती की आदत है वो नूरा कुश्ती लड़ें। भारतीय जनता पार्टी तो ताल ठोक के मैदान में रहती है। ठीक है चौधरी साहब, आखिरी सवाल, जिस प्रकरण को लेकर मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आपने कह दिया कि आगे भी ऐसे लोगों पर कठोर कदम उठाया जाएगा और साथ में आपने यह भी कहा कि जो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है वो भी ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, इसको भी सरकार सुनिश्चित करेगी। मैं देखूंगा कि कितना आप लोग कर पाएंगे। लेकिन क्या इन तमाम चीजों के बीच में चौधरी साहब ये मान रहे हैं, या उनका खुद का प्रेडिक्शन क्या है, या उनका जमीनी तौर पर आकलन क्या है कि इस उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे? बीजेपी क्या सभी सीटों पर या वाकई कुछ सीटों पर टक्कर है? देखिए, उपचुनाव में पहले हमारी जो सीटें थीं निश्चित रूप से वो अब 7 जगह पे उपचुनाव हुआ है और 7 जगह पे हमारी विजय सुनिश्चित है। उपचुनाव में वोटिंग कहीं कहीं कम हो जाता है, कहीं कहीं ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये तो संभव हो सकता है कि हमारी लीड पहले बहुत ज्यादा रही हो, अब कुछ कम हो जाए, लेकिन हम 7 सीट जीतेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है उपचुनाव की। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीनारायण चौधरी साहब हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए और खुलकर अपनी बात रखने के लिए। तो लक्ष्मीनारायण चौधरी कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हमारे साथ थे। उनका सीधा कहना है कि फैजल खान या ऐसे तमाम जो अराजक तत्व हैं, जैसा उनका कहना है कि उन पर सरकार की भी निगाह है और ये अचानक से नहीं हुआ, ये साजिशन किया गया है। अब साजिश का पर्दाफाश करना पुलिस का काम है, इंटेलिजेंस का काम है, और न्यायपालिका के जरिए अगर किसी ने साजिश किया है तो वो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी है कि एक्शन का रिएक्शन, और वो रिएक्शन लगातार बढ़ते चले जाएं तो सरकार को उस पर भी निगाह रखनी पड़ेगी, क्योंकि माहौल कहीं से भी और कोई भी खराब कर सकता है। नमस्कार।